तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू मूवी मांगा लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। किसी की आंखें बंद हो रही होती है और उसके सामने बहुत सारे लोग होते हैं। फिर हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जहाँ वो बेड पे लेटा हुआ होता है। वो मरने के कगार पे होता है और वो अपने बारे में बताता है कि वो जू सियो चियोन है। जब मैं छोटा था तब सड़कों पर स्ट्रगल के लिए संघर्ष कर रहा था और किस्मत से मैं ह्यूसियोन फैक्शन में शामिल हो गया। वहाँ से मैं सीनियर में सबसे ऊंचे पोजीशन तक पहुँच गया। एक ऐसी जगह जहाँ मुझे जैसा कोई कभी नहीं पहुँचा सकता। मैं एक सीनियर नागरिक के रूप में टॉप पोजीशन तक पहुंचने में इसलिए एबल हुआ क्योंकि मैं एक ऐसे युग में रहा जहां कुछ भी नॉर्मल नहीं था। ये प्लेस दशकों के वॉरियर से तबाह हो चुका था। काउंटलेस लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जल्द ही लोग इन समाओं को कहने लगे वॉर का एज। जिस ऑर्गेनाइजेशन हैसान फैक्शन से मैं जुड़ा हुआ था, कई लोगों ने भी अपनी जान गंवाई थी। उन दिनों किसी एल्डर के पद को भरने के लिए किसी पर्सन को ढूंढना इम्पॉसिबल माना जाता था। इसलिए ज्यादा रास्ते न होने के कारण उन्होंने मुझे चुना क्योंकि मैं सबसे बड़ा था और मेरे टीचर का लेवल भी सबसे ऊंचा था। और इसी मूवमेंट वॉर का एज समाप्त हो गया। फाइनली शांति आ गई। मैंने अपना अधिकांश समय यूसियोन फैक्शन के अंदर मोरिम को प्रैक्टिस करने में बिताया था, लेकिन मैंने किसी भी स्टूडेंट को दाखिल नहीं दिया क्योंकि मुझे सीनियर होने के नाते वो पद वैध रूप से प्राप्त नहीं हुआ था। मैं दूसरों की सोच के बारे में चिंता रहने में बहुत बिजी था। ये कितना बेकार है। एल्डर के रूप में रेस होने के बाद मैं ह्यूसियोन फैक्शन के अंदर सभी मोरियम किताबों को खोलने में एबल हो गया। इसकी बदौलत में और भी ऊंचाइयों पर पहुंच गया, लेकिन मेरे लाइफ का कोई खास मतलब नहीं था। मुझे वो प्यार नहीं मिल पाया जो बाकी सभी को इतनी आसानी से मिल गया था। मैं अपना सारा समय मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करने में लगाया। मैंने कभी किसी महिला का हाथ नहीं पकड़ा। मैं मोरी में सबल होना चाहता था, लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं था। अंत में सब कुछ उल्टा पड़ गया। मोरिम के इतिहास के सबसे क्योटिक इरास में से एक है। आज भी अनगिनत कहानियां पीढ़ी दर पर पीढ़ी सुनाई जा रही है। एक हीरो और एक विलेन है जिन्होंने अपना नाम रोशन किया, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं था। रोते हुए कहता है कि मैंने अपना लाइफ पूरा बर्बाद कर दिया। मैं कैसे उस लाइफ के लिए तरसता था। और उसकी धीरे धीरे आंखें बंद हो रही होती है, लेकिन तभी उसे कोई पुकार रहा होता है और हम देखते हैं कि वो कोई महिला होती है। वो जैसे ही उड़ता है वो एक बच्चे के बॉडी में पाता है। वो एकदम हैरान होता है। वो कहता है कि मास्टर कैसे? तो ये इसकी मास्टर होती है। मास्टर हंसते हुए कहती है कुछ ही दिन पहले की बात है जब तुम मेरे कारण फूट फूट कर रो रहे थे, फिर भी तुम नींद में बड़बड़ा रहे थे। वो ये सब देख के एकदम हैरान होता है। वो सोच रहा होता है कुछ तो अनबिलीवेबल हुआ है। मैं सूचोन 8 साल का हूँ। ओसोन फैक्शन के अंदर 4th जनरेशन के डिसाइपल। मेरे मास्टर यूजियोक मिड एज 3rd जनरेशन पोपिल, वो भी ओसोन फैक्शन का। मुझे यकीन है मैं पास्ट में वापस आ गया हूँ। पिछले कुछ दिनों में दर्जनों बार डाउट करने के बाद अब मुझे इस बात का पूरा यकीन है। वॉर के एरा में पोजीशन पर आसीन हुए जो सियोन चियोन का निधन हो गया है और मैं एक बच्चे के रूप में ह्यूसोन लौट आया हूँ। उन दिनों की बात है जब फूल खून से लथपथ होने वाले थे और इससे पहले कि दुनिया वॉर में लड़ने के लिए वॉरियर से भर जाए। मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं ये सब कर सकता हूँ एक और बार। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया या फिर मुझे यहाँ किसने भेजा है, लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। एक हफ्ते तक विचार करने के बाद मैंने एक बात तय कर ली है। मेरे पिछले लाइफ की यादों के साथ मैं इसका लाभ उठाकर एक नया जीवन जी सकता हूँ। जब मैं सीनियर पद पर आसीन हुआ तब मुझे मोरियम एलायंस और ह्यूसोन फैक्शन के कई रहस्य पता चले। मुझे आज से आगे होने वाली हर घटना के बारे में सब कुछ पता है। चलो ये कहते हैं अब मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो रनिंग कर रहा होता है और कह रहा होता है मैं किसी और जन्म में एक पावरफुल पर्सन था, लेकिन अब नहीं। मैं तो बस एक बच्चा हूँ जिसकी उम्र मुश्किल से 8 साल है और ह्यूसोन फैक्शन के अंदर किसी बच्चे के लिए स्वतंत्रता जैसी कोई चीज नहीं है। हम सभी को निर्धारित नियमों को और पालन करना चाहिए जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं ये कर सकता हूँ। और एकदम हाफ रहा होता है और हाफते हुए कहता है कि ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुझे फिर से इस भयानक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये करना होगा। मैं ये चुनौती दे सकता हूँ। बच्चा हो या एडल्ट, जान लेवल ट्रेनिंग में जरा भी बदलाव नहीं आया है। वास्तव में बेहोश होने से ठीक पहले आराम करना बेहद जरूरी है ताकि तुम ठीक हो सको और फिर से दौड़ सको। इससे भी बुरी बात यह है कि मैं अभी तक ट्रेनिंग एरिया तक नहीं पहुँच पाया हूँ। 4th जनरेशन के डिसाइपल के लिए ट्रेनिंग एरिया नाकान मंदिर के अंदर स्थित है, लेकिन उस जगह तक पहुँचने का रास्ता इतना डिफिकल्ट है कि इससे अक्सर नाक एंड नरक कहा जाता है। और फिर वो लोग तलवारबाजी का भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो सीनियर ये सब देख रहे होते हैं। और हमारा एमसी कह रहा होता है मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ऐसा ही 1 साल बीत चुके होते हैं और हमारा एमसी 9 साल का हो जाता है और वो अपने मास्टर के पास रहता है। उसकी मास्टर उसको सहलाते हुए कहती है तो आखिरकार तुमने ये कर दिखाया, मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी है। और हमारा एमसी अपने मन में सोचता है शुरू में बच्चे जैसा बर्ताव मिलना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन समय बीतने के साथ साथ मुझे इसकी आदत सी पड़ गई। उसकी मास्टर हमारे एमसी से बोलती है कि हाँ तुमको आज से ही इसे खुद करना होगा। तो हमारा एमसी कहता है लेकिन मुझे पता है कि तुम इसे खुद कर सकते हो। तो हमारा एमसी अपने मन में हंसते हुए कहता है कि फाइनली मास्टर के हर दिन मेरे बगल में रहने के कारण मैं कोई ट्रेनिंग नहीं कर पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उग गया था। मुझे अभी भी बहुत मुश्किलों का सामना करना
करना था, जो मुझे लगा कि हालत बेहतर हो रहे हैं, तभी वो और भी डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा कर देते थे और हमें कष्ट सहने पर मजबूर कर देते थे। भले ये मेरे लाइफ का दूसरा मौका हो, मैं फिर कभी नाक आन के उस नरक का एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। एक बार ही काफी है। और पूरे साल की यादों के साथ मुझे शायद पता हो कि मुरीम में क्या होने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है। ह्यूमन माइंड की भी एक लिमिट होती है। इसलिए मैंने फ्यूचर में होने वाली सभी इम्पोर्टेंट घटनाओं को लिखना शुरू कर दिया। किसने सोचा होगा कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सच में काम आएगा। ठीक है, आखिरकार ये आ ही गया। मैं आखिरकार वो कर सकता हूँ जिसका मुझे पिछले साल से इंतजार था। फ्यूचर आज से 66 साल पहले उस समय होसान फैक्शन के अंदर एक प्रतिभाशाली पर्सन था जो अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं के लिए जाना जाता था, प्लम ब्लॉसम किंग कॉन्ग। और उस प्रतिभाशाली पर्सन की बदौलत ही माँ हाया की कॉन्ग के रहस्य सबके सामने आ गया। ये मार्शल आर्ट टेक्निकों की बुनियादी बातें हैं जिनके बारे में होसान फैक्शन में हर कोई जानता था। किसने सोचा होगा कि इतनी सरल सी चीज में भी रहस्य छिपे होंगे। फिर हमारा एमसी एक पेड़ के पास बैठ के मेडिटेशन करने लगता है और एक गहरी सांस लेके कहता है कि ये कमजोर है लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। माँ हायू की एनर्जी, माँ हा की कॉन्ग की मिस्ट्री, माँ हा की कॉन्ग। माँ हा वृक्ष के पास विशेल श्लोकों का पाठ करने से तुम उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकोगे और तुम सिर्फ इसकी लाइफ पावर ही नहीं ले रहे हो। अगर ऐसा है तो माँ हा वृक्ष बहुत पहले ही जीवन से गायब हो गया होता। इसे किसी भी तरह से टेक्निक नहीं कहा जा सकता। तुम इसकी लाइफ पावर छीन नहीं रहे हो, तुम इसे केवल उधार ले रहे हो। माँ हायू को सांस छोड़ते हैं मैं उसे अंदर ले लेता हूँ कि केवल ह्यूमन में ही नहीं पाया जाता, कि जानवरों और पौधों में भी पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है कि सभी जिंदा जीव इसे एब्जॉर्ब करते हैं और इसी से सांस लेते हैं। अगर मैं ये बात सबको बता दूं तो शायद मुझे उपाधियां मिल जाएं, लेकिन फ्यूचर में किसी और को ये उपाधि देना गलत होगा। मैं इसे अपने तक ही सीमित रखूंगा। हालांकि माँ हाया की कॉन्ग अपनी स्थिरता के लिए जाना जाता है। इसकी सीमित गति और क्षमता की कमी के कारण इसे प्रशंसा नहीं मिली, लेकिन इस मिस्ट्री के उजागर होने के बाद इसे सुप्रीम प्रशंसा और मान्यता प्राप्त हुई। हाल ही में खोजे गए रहस्य के साथ प्रॉब्लमेटिक सीमित गति और एबिलिटी को बढ़ाया और विस्तारित किया गया। मैं इसे दूसरों को पीछे छोड़ सकता हूँ क्योंकि मास्टर यह नहीं है, इसलिए मैं वही काम कर लूंगा। अब मेरे पास माँ हाई की कॉन्ग के फ्लो दबाने का कोई रीजन नहीं है। फिर अपने हाथ को चेक करते हुए कहता है कि ठीक है, 5 स्टार होटल माँ हायू को कॉन्ग अब पल भर में 10 सितारा बन गया है। ट्रेनिंग की कमी के कारण मैं इसे अपनी सीमाओं से आगे नहीं बढ़ा सका, लेकिन समय आने पर मैं वहाँ तक पहुँच जाऊंगा। मैंने आखिरकार अपने फ्यूचर की एक कदम बढ़ा दिया है। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी के सामने कोई होता है और हमारा एमसी सोच रहा होता है और सामने वाला बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि तुम माँ हायू कॉन्ग के 5 स्टार लेवल तक पहुँच गए हो, क्या ये सच है? और ये बंदा चियोल वोंग होता है, 3rd जनरेशन पॉपुलर ट्रेनिंग मास्टर होता है। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ मैंने कर दिया है। सीनियर डिसाइपल कहता है कि मैं तुमको माँ हायू टेक्निक सिखाऊंगा। तो हमारा एमसी मुस्कुरा के कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। तो वो बोल रहा होता है सभी से, मुक्केबाजी की टेक्निक हासान के सार की नींव है, तलवारबाजी से पहले इसे सीखना बहुत अच्छा है, तो कोई शिकायत नहीं, जमकर मुक्के मारो। तो सभी कहते हैं कि ठीक है। और सीनियर अपने मन में सोचता है, वो आमतौर पर तलवार के इस्तेमाल तुरंत न कर पाने पर मुंह फुला लेते हैं, लेकिन वो अलग है, मुझे ये अच्छा लगता है। और ये सब हमारे एमसी को देख कह रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी पेड़ के पास बैठ के फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ बुली करने वाले बच्चे आते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये वही तुम्हारा एक मात्र दोस्त है ना? तो हमारा एमसी वहाँ से उठते हुए लोग से कहता है कि बच्चों से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो वो लोग थोड़ा कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो हमारा एमसी एटीट्यूड में बोलता है कि आमतौर पर मैं कुछ ऐसा कहता है, ये यूंग इतना बिजी है कि तुम लोगों के साथ समय नहीं बिता सकता, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर हमारा भी थोड़ा नाराज होके बोलता है, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया भी तो भी तुम लोग शायद मुझे परेशान करोगे। दुनिया नफरत से भरी पड़ी है, इसलिए मैंने नफरत को घटनाओं की एक श्रृंखला बनने से पहले ही खत्म करने का फैसला किया है। हमारा एमसी अटैक कर देता है और कहता है कि मैंने नफरत की उस जंजीर को तोड़ने के लिए आज तक माँ हा टेक्निक का प्रैक्टिस किया है। और सामने वाला बंदा भी थोड़ा एकदम डरने लगता है। वो मुक्के मारते हुए कहता है कि अरे इस कमीने के साथ क्या हो रहा है? लेकिन हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज करके उसके पेट में मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। और हमारा एमसी उन लोग से एटीट्यूड में कहता है कि ये रहा कैंग हो का पंच। तो वो सभी डरते हुए कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है, अभी अभी तो बहुत जोरदार किक पड़ी है। और वो सब अटैक करते हुए कहते हैं कि उस पागल को पकड़ लो। हमारा एमसी उन लोग को मुक्के मारते हुए कहता है कि ये है मेरी माँ है टेक्निक, सब कुछ ले लो। और हम देखते हैं कि अगले ही सीन में हमारे एमसी ने सभी को ढेर कर दिया होता है और एक बंदे के सामने एकदम इविल तरह खड़ा रहता है और हंसते हुए कहता है, क्या तुम मेरे सीक्रेट फ्रेंड बनना चाहते हो? और ये सब एकदम डेविल में कह रहा होता है। फिर अगले दिन हमारा एमसी बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है और फिर कल्टीवेशन करके उठ जाता है और अपने फिस्ट को बंद करके अपने कहता है कि मैंने 1 महीने में 6 महीने के बराबर का एक्सपीरियंस प्राप्त कर लिया है। 8 साल की उम्र में ही उसने अपनी एनर्जी विकसित कर ली थी। मैंने ट्रेनिंग के माध्यम से माँ हायू की कॉन्ग के स्किल को प्राप्त करने में पूरा 1 साल बिता दिया और मैंने उसका आधा काम सिर्फ 1 महीने में कर लिया। माँ हायू यूथ योंग कोई मजाक नहीं है, यहाँ तक कि माँ हायू
फिस्ट की टेक्निकें जिनमें एक साल लग सकता था, 1 महीने में ही मैंने मास्टरी प्राप्त कर ली है। मुझे लगता है कि अब सिर्फ रिपीट ही बचा है। अगर तुम्हारा बॉडी प्रकृति नहीं देता है तो इसका बात का कोई मतलब नहीं है कि तुम कुछ समझ भी लो। मैं इस बढ़ते हुए लड़के के बॉडी को नुकसान पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकता। मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि मैं लालची ना बनूं। अगर मेरी बॉडी साथ देता है तो मैं सीधे स्वॉर्डमैनशिप का प्रैक्टिस करना चालू कर दूंगा। मेरे पास खुद को ट्रेनिंग करने के लिए स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दूसरों की नजर में ये सच में बहुत तेज हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी को कोई आवाज देता है और हम देखते हैं कि वो ये वही मोटा बंदा होता है और उसके साथ एक और बंदा होता है। हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है, अरे यार तुम वापस फिर से आ गए। हमारे एमसी से मोटे बंदे के साथ जो होता है वो कहता है, क्या तुम महायु के प्रेमी हो? हमारा एमसी उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि हाँ, मेरे नाम जोसियो है, मैं यहाँ 4th जनरेशन का डिसाइपल हूँ। और अपने मन में कहता है कि ये बास्टर्ड अपने मास्टर को यहाँ पर क्यों लेके आया है। हमारे एमसी से वो कहता है कि मैं वही पर्सन हूँ जो तुम्हारे मास्टर यूजुंग मॉक के सामान्य डिग्री प्राप्त कर रहा हूँ। तुम्हारा एमसी उससे कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई सर। तो जो अकड़ में बोलता है वो बंदा, मैंने सुना है कि तुम कुछ समय पहले तुम्हारे और मेरे डिसाइपल के बीच झगड़ा हुआ था। तो हमारा एमसी मुंह बनाते हुए कहता है कि आपका मतलब क्या है। और वो मोटा बंदा कहता है कि मैं उसे चुपके हमले के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुमने मुझे किया था। तो हमारा एमसी नाटक करते हुए कहता है कि ये सच नहीं है, तुम्हारे डिसाइपल ने हमेशा की तरह ट्रेनिंग में मुझे परेशान किया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी की वो एक जोरदार चाटा मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह झूठ बोलने की? क्या तुमको नहीं पता कि मेरे स्टूडेंट ने तुमसे दोस्ती करने की कोशिश की थी क्योंकि तुम्हारे आसपास कोई डिसाइपल नहीं है? और हमें दिखाया जाता है कि वो मोटा बंदा हंस रहा होता है और वो कह रहा होता है, और आभार प्रदर्शन करने के बजाय तुमने हिंसा का सहारा लिया। तुमको अपनी हद में रहना चाहिए। अगर तुमने माफी मांग ली होती तो मैं इस बार जाने देने के बारे में सोच रहा था। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी को मारने वाला होता है और कहता है कि लेकिन तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तो हमारा एमसी अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है कि मैं इससे बच नहीं सकता, और अगर बच भी गया तो मामला और भी बिगड़ जाएगा। चलो पिटाई खाते और यही खत्म करते हैं। मैं नहीं चाहता कि इसका दोस्त मेरे मास्टर पे आए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं और उस बंदे का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो भी झिझक के कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है, मुझे कब तक बांध के रखने का इरादा है तुम्हारा, और तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तो अपनी मास्टर कहती है कि मैंने तुमसे पूछा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बंदा कहता है कि एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे स्टूडेंट ने ही ये सब काम किया है। और वो मोटा बंदा भी बोलता है कि बिल्कुल सही, वो बहुत बुरा है। और मोटे बंदे का जो मास्टर होता है वो कहता है कि हाँ, उसने काइंड को इग्नोर किया और पहले से हमला करके बेकार बिहेवियर किया। इतना ही नहीं, उसने इसे छुपाने के लिए झूठ भी बोला। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है मास्टर, मैं तो बस अकेले प्रैक्टिस कर रहा था। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी का मास्टर बोलती है, मेरे स्टूडेंट ऐसा बच्चे नहीं है जो इस तरह का काम करेगा। ये बात सुन के हमारा एमसी भी थोड़ा हैरान होता है और उसकी मास्टर कह रही होती है, मुझे इस बच्चे पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा करने वाला पर्सन नहीं है। तो मोटा बंदे का मास्टर बोलता है कि क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो अपनी मास्टर बोलती है, मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि मुझे अपने स्टूडेंट पर पूरा भरोसा है, तो तुम्हें यहाँ पर फाइट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपने स्वर्ण निकालने लगता है। तभी अपनी मास्टर भी अपने स्वर्ण निकालते हुए कहती है, क्या तुमको यकीन है? क्या तुम वाकई इसे पूरा करना चाहते हो? लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डरने लगता है और डरते हुए कहता है कि अरे नहीं, ठीक है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही क्यूरियस हो गया था। जाते हुए कहता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, और वो वहाँ से चला जाता है। हमारा एमसी कहता है कि मास्टर। तभी हम देखते हैं कि उसकी मास्टर खांसने लगती है खून की। हमारा एमसी उसके पास आता है। मास्टर हंसते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैंने हद से ज्यादा कर दिया, मुझे और सावधान रहना चाहिए था, बस इतना ही। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे पता है कि ये क्या है, जो कुछ हुआ था मैं ये सब कैसे भूल सकता हूँ। आज से 5 साल बाद जब मैं 14 साल का हो जाऊंगा, मेरे मास्टर बीमारी के कारण इस दुनिया से विदा हो जाएगी। पॉइजन ब्लेड, उसे ये निकनेम इसलिए दिया गया था क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। मास्टर में हमेशा से मार्शल आर्ट की प्रतिभा थी, लेकिन उनकी पुरानी बीमारी ने उनके बॉडी को बहुत कमजोर बना दिया था। हालांकि उसके स्किल में कोई गिरावट नहीं आई है। अचानक कोई कदम उठाने पर उससे गंभीर झटके लगते थे। अपनी एबनॉर्मल एबिलिटी के बल पर वो हासन महायु स्वर्ण में से एक में शामिल हो सकती थी, लेकिन उसकी सिचुएशन के कारण उसे इंटर नहीं मिल सका। मैं उस दिन जो कुछ हुआ था उसे आज भी नहीं भूल सकता। दांत पीसते हुए कहता है, क्या तुमको लगता है कि मैं अपने मास्टर को 2 बार खोने वाला हूँ? मैं ऐसा होने से रोकने के लिए हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दूंगा। मुझे 2 बड़े काम करने होंगे, मेरे मास्टर का भाग बदलने की कोशिश जिनका अगले 5 सालों में डेथ हो जाएगा, और 3 स्पिरिचुअल दिमागों के इस नोड को पाने वाले पहले पर्सन बनना। 300 साल पहले एक महान चोर था जिसने पूरे मुरीम में अपना नाम रोशन किया था। 3 स्पिरिचुअल माइंड, अपनी पहली उपस्थिति के बाद वो लगभग 1 सदी तक अपीयर रहा, लेकिन उसके लेखन के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। जब तीनों स्पिरिचुअल दिमाग एक्टिव हो गए तो
तो सरकार ने जनता को सूचित किया कि उसे पकड़ लिया गया है, लेकिन किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया। लेकिन आज से 6 साल बाद उस लेजेंडरी नोट की खोज हुई और उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। फ्यूचर में नोट की खोज के बाद लोग बड़ी संख्या में खजाने के प्लेस पर आने लगे। इससे लोगों में अफरा तफरी मचने के लिए काफी था, लेकिन इससे कोई वॉर नहीं हुआ। मुझे समय आने से पहले उस जगह की सफाई करनी होगी। खजाना इकट्ठा करने से मुझे धन प्राप्त होगा, जिससे फ्यूचर में मुझे और भी ज्यादा हेल्प मिलेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं अगले 6 सालों में भी इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता। 15 साल की उम्र में होने के करीब है, लेकिन बिजी होने पर भी ये मुझे हैसान फैक्शन के अंदर फ्रीडम दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अब मैं क्या करूँ? अब फिर हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी कहीं जाते हुए कहता है 2 साल की प्रोग्रेस है सिर्फ आधे महीने के काम से। एक गेट के पास आके बोलता है ये पहले से पता था, लेकिन माँ हायो यूथ कॉन्ग वाकई अमेजिंग है। जैसे ही हमारा एमसी गेट खोलने वाला होता है, तभी किसी की खांसी की आवाज आती है। हमारा एमसी दांत पीस के अपने मन में कहता है अब मेरे पास एक मात्र रास्ता यही है कि मैं डॉक्टर से उसे देखने के लिए कहूँ। लेकिन वो ऐसा पर्सन है जिसने मोरियम लीडर और एल्डर के अनुरोध को भी ठुकरा दिया था। मुझे याद आ रहा है कि उन्हें दुर्लभ चिकित्सा पुस्तकों का बहुत शौक था। क्या मुझे ऑफिस में किसी लालच से उन्हें आकर्षित करना चाहिए? नहीं, वो डॉक्टर है, वो सिर्फ अफवाहें सुनकर कोई फैसला नहीं लेंगे। मैंने गिनना ही छोड़ दिया कि डॉक्टर को यहाँ बुलाने के लिए मैंने कितनी बार बहाना बनाया। काश मुझे उनके द्वारा उत्पादित कुछ इलेक्ट्रा दवाई मिल पाती। नहीं, ये बहुत महंगा होना चाहिए। अरे रुको एक मिनट, ये जरूरी नहीं है कि कोई दवाई हो, ये कोई एलेक्सर जड़ी बूटी भी हो सकती है। ये जड़ी बूटियों का यूज उपचार के साथ साथ की एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। मुझे ये बात पहले क्यों नहीं सूझी? चलो देखते हैं। नई खोजी गई जड़ी बूटियाँ होनी चाहिए। तभी उसे याद आता है और कहता है वो फल जो आज से 20 साल बाद ओसान के पास जाएगा, इसमें मौजूद नॉर्मल पेशेंट से किसी भी नॉर्मल किसान को एक महान मार्शल आर्टिस्ट बना सकता है। इतना ही काफी होना चाहिए। ये नॉर्थ में वाटर केव के पास मिला था, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है ना? मुझे इसे ढूंढना आसान हो गया, क्योंकि जिसके पास ये था वो पूरी दुनिया में उसको कोई हरा नहीं सकता था। मैं इस पूरे समय उस नोट से इतना मोहित था कि कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे हर चीज के प्रति ज्यादा खुला दृष्टिकोण रखना चाहिए। फिर हमारा एमसी गेट खोलता है और कहता है मास्टर क्या आप ठीक हो? तो उसकी मास्टर बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता मत करो। और हमारा एमसी उसको दवा देके अपने मन में कहता है मुझे मौका तब मिलेगा जब मास्टर आराम से सो जाएंगे। मुझे ये काम 1 हफ्ते में करना होगा। उसकी मास्टर उठती है और कहती है कि मैं लगभग 4 दिनों में वापस आऊंगी। तो हमारा एमसी कहता है कि मास्टर अपना ध्यान रखना। फिर हमारा एमसी किसी जगह से चुपके से निकल जाता है और कहता है कि इस जगह से निकलना आसान है, इस तरह के चूहे के बिलों का यूज करके। तेजी से हमारा एमसी जाते हुए कहता है मैं सरप्राइज हूँ कि क्या मैं 1 दिनों में वहाँ पहुँच सकता हूँ? हम देखते हैं कि हमारा एमसी हाफने लगता है और कहता है ये बहुत ज्यादा ही हार्ड है। यहाँ तक पहुँचने में मेरी एनर्जी खर्च हुई, लेकिन ये इसके लायक था क्योंकि मैं समय पर पहुँच गया। पानी को देखते हुए कहता है लेकिन मैं सच में अंदर नहीं जाना चाहता। कपड़े उतार के बोलता है मैंने अपना सामान पास ही दफना दिया है और मैंने खुद को तैयार करने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी की है। पानी में छलांग मार के कहता है कि मुझे बस यही उम्मीद है कि मैं ठंड से न मर जाऊं। डैम इट, कूदने से पहले मुझे और तैयारी कर लेनी चाहिए थी। अगर मास्टर न होते तो मैं अभी वापस लौट रहा होता। खुद को साथ में खींचना, अगर मैं मास्टर को बचा सकूं तो ये दर्द कुछ भी नहीं है। मैं उसे बचाने के लिए नरक में भी जा सकता हूँ। फिर हमारा एमसी उस पानी से बाहर आता है तो वो एक कोई अलग ही केव में पहुंच जाता है। कांपते हुए कहता है कि ओ माय गॉड, मुझे लगा मैं मरने वाला था। मैं अपनी एनर्जी का यूज कुछ गर्मी पैदा करने के लिए करूंगा। चलो ठीक है, चलो वो फल लेते हैं और हाउसोन वापस चलते हैं। फिर हमारा एमसी धीरे धीरे वहाँ से जा रहा होता है और वो एक ट्री के पास आ जाता है। हमारा एमसी इधर उधर देखता है, तभी वहाँ पर वो फल होता है। उस फल के पास एक मिस्टिकल क्रिएचर होता है जो सांप की तरह दिख रहा होता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि उस चीज के आकार को देखकर लगता है कि वो कम से कम 1 सदी पुरानी होगी। ऐसा लगता है कि ये फिलहाल सो रहा है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कभी किसी मिस्टिकल सरपेंट पेड़ की रक्षा करने के बारे में कुछ सुना हो। ये यहाँ क्यों है? बेशक तुमने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। इस जगह की खोज तो अगले 20 साल तक नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने इस जगह का दौरा 20 साल पहले किया था, इसलिए कुछ अंतर होना स्वाभाविक है। क्या मुझे बस भाग जाना चाहिए? तभी वो उस फल को देख के कहता है कि लेकिन फल तो मेरे मास्टर के लिए है। अगर मैं अगले साल वापस आने की कोशिश भी करूं तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो क्रिएचर यहाँ नहीं होगा। मैं बाद में किसी बात पर पछताना नहीं चाहता। फिर हमारा एमसी उस फल के पास जाता है और कहता है कि एक नहीं बल्कि यहाँ पर 2 हैं। धीरे धीरे जाते हुए कहता है कि किस्मत की बात है, चलो इसे ले लेते हैं। हमारा एमसी ले लेता है। जाते हुए कहता है कि ठीक है, चलो फिर धीरे धीरे चलते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सरपेंट टूट जाता है और हमारे एमसी को देखने लगता है। तो हमारा एमसी भी देखता है। हमारा एमसी देख के एकदम डर जाता है। फिर अगले ही सीन में वो सरपेंट वहीं पर सो जाता है और हमारा एमसी वहाँ से बाहर निकल आता है।
आता है और एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि मैं बच गया, और रूम में आके बैठा रहता है और कहता है कि मैं इसे मास्टर को कैसे दूं। ऐसा नहीं है कि मैं इस तरह की कोई चीज मास्टर को बिना उनकी जानकारी के दे सकूं। अगर मैं उन्हें बताऊं कि मैंने उन्हें सड़कों पर पाया है तो क्या उस बात पर बिलीव करेंगे। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाती है और मास्टर कहती है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि मास्टर। तो मास्टर कह रही होती है तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम पिछले कुछ दिनों से गहरी सोच में डूबे हुए हो। अगर तुम खुद इसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हो तो किसी और से मदद लेना तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है। तो हमारा एमसी अपने मन में सोचता है हाँ, अगर उसे शक हो जाए और वो मुझसे सवाल करने लगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये सब उसकी भलाई के लिए है। लेकिन इस फल के क्वालिटी खोने की संभावना है, ये सबसे खराब सिचुएशन है। तो हमारा एमसी मास्टर को देते हुए बोलता है कि मास्टर क्या आप इसे लेने के लिए तैयार होंगे। तो मास्टर कहती है कि ये क्या है। तो हमारा एमसी कहता है कि ये मेडिसिन है, और अपने मन में कहता है मुझे पता है कि ये थोड़ा ज्यादा ही सीधा साधा है। तो मास्टर कहती है क्या तुमने इसे चुराया। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं। फिर मास्टर पूछती है क्या तुमने इसे लिया था। तो हमारा एमसी बोलता है कि नहीं। तो मास्टर बोलती है तो क्या तुमने इसे पाने के लिए किसी को धोखा दिया। तो हमारा एमसी कहता है कि कभी नहीं। तो मास्टर बोलती है तो तुमको कैसा लगा। तो हमारा एमसी हिचकिचा के बोलता है कि वेल। तो मास्टर बोलती है कि मेरे जाने के बाद तुम आसान से बाहर गए और तुमको ये मिल गया। ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मुझे ये तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। तो हमारे एमसी से वो फल ले लेती है और कहती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। तो हमारा एमसी कहता है क्या तुम सच में मुझ पर ट्रस्ट करती हो। आप बिना किसी सबूत के मुझ पर कैसे ट्रस्ट कर सकती हैं। तो मास्टर मुस्कुरा के कहती है अगर मास्टर ही अपने डिसाइपल विश्वास नहीं करती तो डिसाइपल किस पर विश्वास करे। अगर मुझे तुम पर शक होता तो मैंने एक सवाल पहले ही सवाल पूछना शुरू कर दिया होता। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो किस नाम से जानी जाती है। मास्टर कह रही होती है मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या बात है, लेकिन मैंने ये देखा कि उस दिन के बाद से तुम ज्यादा समझदार हो गए हो। बस तुमने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की। तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे पास इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। अगर ऐसा है तो तुमको यह भी बताना होगा कि तुम मुझे ये सब यहाँ क्यों लाए हो, इसलिए मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम्हारा एमसी भी कहता है कि मास्टर आपका शुक्रिया, तब मैं आपसे मेरा बचाव करने के लिए कहूंगा। फिर हम देखते हैं कि मास्टर उसको खा लेती है और वहाँ पर वो बैठ के कल्टीवेट करने लगती है और वो थोड़ा दर्द में होती है और अपने मन में कहती है ये उन सभी दवाइयों से कहीं ज्यादा असरदार है जो मैंने आज तक ली है। हाँ, इस दर पर क्या मेरा बॉडी मेरी बात नहीं मानता। क्या मेरी बॉडी की फंक्शन धीमी हो रही है। मैं इस दुनिया को छोड़कर उसे पीछे नहीं छोड़ सकती, जबकि वो अभी इतना छोटा है नहीं। और दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी बाहर बहुत ज्यादा परेशान रहता है। अगले सीन में उसके मास्टर रिकवर होके बाहर आ जाते हैं। हमारा एमसी ये देख के एकदम खुश हो जाता है और हमारे एमसी जाके डायरेक्ट गले लगा लेता है और मास्टर कह रही होती है कि तुमने मुझे बचा लिया। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो मास्टर कह रही होती है ऐसा लगता है कि नेचुरल लाइफ फोर्स की क्यूआई ही समस्या थी। नेचुरल लाइफ फोर्स क्यूआई ये एक स्पेशल प्रकार की एनर्जी है जिसके साथ लोग पैदा होते हैं, इसे कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है और यहाँ की क्यूआई स्रोत का सबसे शुद्ध रूप है। इसलिए अगर तुम अपनी इसकी क्यूआई को पूरी तरह से समाप्त कर देते हो तो या तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी या तुम बेकार हो जाओगे। ये मेरा गेस है, लेकिन मेरा मानना है कि समस्या इसलिए हुई क्योंकि जिस कटोर में नेचुरल लाइफ पावर मौजूद थी उसमें दरार आ गई थी। तो हमारा एमसी पूछता है कि कटोरे से आपका मतलब क्या है, और अपने मन में सोचता है मुझे लगता है मैं समझ गया वो किस बारे में बात कर रही है। तो मास्टर हंसते हुए कहती है कि ट्रेनिंग के दौरान मेरे बॉडी का कमजोर होना स्वाभाविक ही था क्योंकि मेरी नेचुरल फोर्स पावर की गड़बड़ हो गई थी। लेकिन ये सोचकर सरप्राइज होता है कि केवल वही फल प्रकृति लाइफ फोर्स की ऐसी सिचुएशन को ठीक कर सकता है, जबकि अदर दवाइयाँ ऐसा करने में एबल नहीं है। तो हमारा एमसी ये बात सुन के थोड़ा राहत आता है और अपने मन में सोचता है उस बात को भूल जाओ, इनमें से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बताती है कि असल बात यह है कि फ्यूचर बदल गया है। हमारा एमसी कहता है कि मास्टर, और उसको जाके एकदम गले लगा लेता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। उसकी मास्टर भी हंसते हुए बोलती है कि तुमको इतना चिंता करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ है। तो हमारा एमसी कहता है कि वो क्या है। तभी वही एक फल को निकाल लेती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इसे खा लो। तो हमारा एमसी कहता है कि मास्टर। तो मास्टर कामली आवाज में बोलती है मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे कहो कि इसे संभाल कर रखूं, कहीं जरूरत पड़ जाए तो काम आ जाए, तो प्लीज इसका इस्तेमाल साबित करने के लिए करो। अगर ऐसा है तो इसकी ज्यादा जरूरत तुमको मुझसे ज्यादा है। लेकिन हमारा एमसी नहीं ले रहा होता है तो मास्टर थोड़ा गुस्सा आ जाती है। हमारा एमसी लेते हुए कहता है कि ठीक है। तो मास्टर कहती है कि बहुत अच्छा। फिर अगले सीन में हमारा एमसी कहीं बैठकर उसको खाने लगता है और अपने मन में कहता है कि उनकी सेहत पहले से अच्छी है, मैं उस काम को अपनी सूची से हटा सकता हूँ। इस फल को खाने और आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने
के बाद मैं अपना ट्रेनिंग फिर से क्यों नहीं शुरू कर सकता। फिर से हम देखते हैं कि हमारा एमसी बैठ के कल्टीवेट करने लगता है और हमें बताया जाता है मैंने अपने पिछले लाइफ में जो उपलब्धियां हासिल की है उनके बल पर मैं यहाँ प्लम ब्लॉसम की आर्ट्स के साथ जितना चाहूँ उतना कर सकता हूँ, लेकिन इससे मैं बेवजह ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लूंगा, जिससे मेरे काम पर सीमाएं लग सकती हैं और दूसरों को आकर्षित किया जा सकता है। इसलिए मैं प्लम ब्लॉसम की स्किल को प्रैक्टिस जारी रखूंगा और अदर टेक्निक को ट्रेनिंग लेते समय उनकी नजरों से छिपा रहूंगा। पर्पल हेज आर्ट फर्स्ट जनरेशन होसन फैक्शन का पर्पल हेज आर्ट ये एक ऐसा कदम है जो केवल होसन फैक्शन के सुप्रीम सीनियर को ही सौंपा जाता है, लेकिन एक्सेप्शन 5 एल्डर ने भी ये चाल सीख ली है। एज ऑफ वॉर में अनगिनत जाने गई, भले ही इस दौरान अल्टीमेट एल्डर ने अपनी जान गंवा दी हो। अगर अल्टीमेट सीनियर के डिसाइपल ने उनका प्लेस ग्रहण कर लिया था, कम उम्र होने के कारण उनका अपना कोई डिसाइपल नहीं था। इस बात को ध्यान में रखते हुए न्यू सुप्रीम एल्डर ने अपनी डेथ की संभावनाओं पर विचार किया और अपने अधीन 5 एल्डर को इससे संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी याद रखने का ऑर्डर दिया। अनफॉर्चुनेटली पर्पल हेज स्किल में महारत हासिल करना रेस्ट्रिक्शन था। दुनिया में जो कुछ भी घट रहा था उसे देखते हुए यही एकमात्र रास्ता था जिसे चुना जा सकता था, लेकिन उनकी चिंताओं के विपरीत दुनिया में शांति लौट आई अगर वो वाली बातों में खो गई। पर्पल हेज आर्ट की एक स्पेशल स्पेशलिटी थी जो डिफिकल्ट था, यहाँ तक कि प्रैक्टिस करने वाले पर्सन को भी इसकी क्षमताओं का पूरी तरह से एहसास तब तक नहीं होता जब तक कि वो एक लिमिट सीमा तक नहीं पहुंच जाते। पर्पल हेज टेक्निक को ये नाम इसके इस्तेमाल करने के दौरान निकलने वाले रंग से मिला है, लेकिन ये एक ऐसी पावर है जिसे तभी प्राप्त किया जा सकता है जब यूजर अपनी सीमाओं तक पहुंच जाता है। जब तक यूजर एक लेवल तक नहीं पहुंच जाता तब तक पर्पल हेज टेक्निक की पूरी एबिलिटी का यूज नहीं किया जा सकता और दूसरों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब है कि मेरे लिए सीक्रेट रूप से सीखने का एक कदम सही मौका है। जब तक उन्हें इस बात का पता चलेगा और वो मुझसे पूछताछ शुरू करेंगे तब तक एज ऑफ वॉर शुरू हो चुका होगा। जब ऐसा होगा तो मेरे पास बताने के लिए एक अच्छा बहाना होगा। चलो ठीक है, मैंने इसे पूरी तरह से अपना बना लिया है। मुझे फल खाए हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसी वजह से मेरे बॉडी बिना किसी परेशानी के सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में एबल था। अगर मैं अपनी कैलकुलेशन की गई सारी इनर एनर्जी की कैलकुलेशन करूं तो ये लगभग 30 साल के बराबर है, लेकिन ये बेकार है। मेरी बॉडी उस फल को और उसके कैलकुलेशन को सहन नहीं कर पाया। मेरे अनएक्सपीरियंस और यंग बॉडी के लिए इसे सहन करना मुश्किल था, लेकिन मैं ब्लड चैनल पर ध्यान दे रहा था। फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी अपने मास्टर के पास आ जाता है और मास्टर हमारे एमसी के हाथ को चेक करते हुए कहती है, फाइनली तुम फल के एसेंस को एब्जॉर्ब करके उसे अपना बना पाए। ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन तुमने जो हासिल किया उस पर मुझे गर्व है। महज कुछ ही दिनों में आधे साल के बराबर इनर एनर्जी प्राप्त कर लेना, वो फल लाजवाब है। हमारा एमसी मुस्कुरा के कहता है कि हाँ मास्टर, और अपने मन में सोचता है मैं सरप्राइज हूँ कि उसने प्रक्रिया को तेज करने के लिए मेरे द्वारा यूज किए गए प्लम ब्लॉसम की स्किल पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता है कि पर्पल हेज टेक्निक का सही ढंग से यूज किया गया है। अब मैं अपनी इच्छा अनुसार आगे बढ़ सकता हूँ। मास्टर कह रही होती है, ठीक है, तुमने अब तक जो प्रकृति की है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि अब हमारे लिए प्रैक्टिस शुरू करने का समय आ गया है। क्यों ना हम आज से ही शुरू करें। हमारा एमसी कहता है कि इनहेंसमेंट एक्सरसाइज। मास्टर कहती है कि ये कुछ ऐसा है जो मैंने अपने सिचुएशन के बारे में कुछ करने की कोशिश में किया है। ये एक ऐसा नाम है जो मैंने यूं ही रख दिया। तुम इसे फिजिकल ट्रेनिंग समझ सकते हो। करंट में तुम्हारे बॉडी के अंदर 30 साल के बराबर इनर एनर्जी दौड़ रही है। ये एक विशाल मात्रा है, लेकिन ये पूरी तरह से पॉजिटिव बात भी नहीं है। मोरियम की दुनिया में बॉडी और क्यूआई के बारे में एक कहावत है, संतुलन बेहद जरूरी है। लोगों की सोच के विपरीत ह्यूमन बॉडी काफी नाजुक होता है। अगर इस बैलेंस में जरा सा भी बदलाव आ जाए तो बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे पता है मास्टर, और अपने मन में कहता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसे विस्तार से सब कुछ बता सकूं, क्योंकि ऐसा लग सकता है कि मैं उसे पलट कर जवाब दे रहा हूं। और हमारे एमसी से मास्टर बोलती है, तो आज से मैं तुम जो कुछ भी सीखोगे उसे ध्यान में रखना। तो हमारा एमसी वो करते हुए अपने मन में सोचता है, इतना ही नहीं, ये ऐसी चीज है जिसकी मुझे अपनी पिछले लाइफ में कोई नहीं सिखाया था। मास्टर कहती है कि पहला, तुम अपनी सारी इनर एनर्जी को खर्च करने से समाप्त कर दोगे। हमारे एमसी ट्रेनिंग करते हुए अपने मन में कहता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है। और फिर वो बोलती है कि दूसरा, जब तुम्हारी सारी इंटरनल एनर्जी समाप्त हो जाएगी तो तुम दीवार पर चढ़ोगे। और हमारा एमसी वैसे ही कर रहा होता है और बताया जाता है कि ये ट्रेनिंग का एक शानदार तरीका है। ह्यूमन बॉडी इस्पात के समान है, हर वॉर के साथ ये और भी स्ट्रॉन्ग होता जाता है और ये नरक की तरह चोट पहुंचाता है। रोते हुए हमारा एमसी मास्टर से बोलता है कि इस हालत में तो मेरी जान ही निकल जाएगी, बहुत दर्द हो रहा है, ये बहुत ज्यादा ही हो रहा है। तो मास्टर कहती है कि हाँ, इससे दर्द हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ दर्द है और दर्द जल्दी खत्म हो जाएगा। मैंने भी बचपन में कई बार यही सवाल पूछा था, लेकिन मैं किसी तरह टॉप पर पहुंच गई। तुम भी चढ़ाई कर लोगे, लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुमको ये दर्द बिल्कुल नहीं देना चाहती थी, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम अपने अंदर के सारे अहंकार के कारण आलसी हो जाओगे। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मास्टर। अब सोचता हूँ तो लगता है कि थोड़ा आलसी होना ठीक है। क्या मैं पहले से ही
आगे नहीं बढ़ गया हूँ मास्टर। तो मास्टर एक्टिंग करते हुए बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें आलसी नहीं बनने दे सकती। जब तुम्हारा फ्यूचर दांव पर लगा हो, प्लीज अपने मास्टर को माफ कर दो। हमारा एमसी कहता है कि नहीं। तो मास्टर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इसके लिए मुझसे नफरत करो। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं मास्टर, मुझसे कोई परेशानी नहीं है, मैं गलत सोच रहा था, मैं आलसी नहीं बनूंगा, इसलिए प्लीज मेरी मदद करने का कोई और तरीका ढूंढे। तो मास्टर कहती है कि ठीक है। तो मास्टर कहती है कि अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो कोई बात नहीं, तो चलो इसे आगे बढ़ाते हैं, मुझे तुम पर भरोसा है। और हमारे एमसी की एकदम हालत खराब होती है। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी ट्रेनिंग एकदम कर लिया होता है। मास्टर कह रही होती है कि ये बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन तुमने कर दिखाया, चट्टान पर चढ़ने का सफर यही खत्म होता है। तो हमारा एमसी भी एकदम सदमे में होकर कहता है कि मुझे चट्टान से नफरत है, प्लीज मेरा समर्थन करने की कोशिश करना बंद करो, मुझे इससे नफरत है, ये खाई बहुत बेकार है। और फिर वो लेट के आराम कर रहा होता है, आसमान की तरफ देख के कहता है कि बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से मेरी लंबाई बढ़ गई और उन्होंने प्लम ब्लॉसम स्किल में एक महान लेवल की उपलब्धि हासिल की। आज हम क्या करेंगे? तभी वहाँ पर मास्टर आती है और कहती है कि सियोन चलो बाहर आओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एरिना के पास जाते हैं। हमारे एमसी से कहती है कि आज हम इसका इस्तेमाल करेंगे, आज से मैं तुमको स्वॉर्डमैनशिप सिखाऊंगी। तो ये बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में हंसते हुए कहता है कि चलो अब समय आ गया है। और वो तलवार निकाल के मास्टर बोलती है कि ये प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड आर्ट है, और हमारे एमसी को करके दिखा रही होती है। तो हमारा एमसी देख के अपने मन में कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, ये पीक पर पहुंचने का कागार पर थी। जहाँ तक मुझे याद है मास्टर वहाँ पहुँचने से ठीक पहले ही चल बसी थी। मास्टर को ज्ञान की कमी है, अगर मैं उन्हें ये ज्ञान प्राप्त करने में हेल्प कर सकूँ तो कैसा रहेगा? मास्टर हाईएस्ट स्टेट पॉसिबल प्राप्त करने के योग्य है। ठीक है चलो शुरू करते हैं। अगर मास्टर ज्ञान की कमी के कारण अपनी करंट सिचुएशन से ऊपर नहीं उठा पा रही है तो मैं उनकी हेल्प करूंगा। फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मास्टर की आंखें खुले की खुली रहती है और हमारा एमसी उस कमी को पूरा करके दिखा रहा होता है। मास्टर ये देख के हैरान होकर कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और हमारा एमसी अपने मन में कहता है मैं किस प्रकार हेल्प कर सकता हूँ। और मास्टर अपने मन में सोचती है एक साल पहले ये स्पष्ट था कि वो नॉर्मल नहीं था, लेकिन किसने सोचा होगा कि वो ऐसा होगा। और मेरा स्टूडेंट तो एक जीनियस है। ऑफ कोर्स जो सियोन कोई प्रतिभाशाली पर्सन नहीं था, वो बस उसी बात पर अड़ा हुआ था जो उसे पहले से ही पता था। अपनी स्किल के बल पर वो लोटस यूनिट पास कर सकता है। फिर हमारा एमसी कहता है कि मास्टर मुझे माफ करना, लेकिन क्या आप मुझे प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड स्किल के अलावा और कोई तलवार स्किल दिखा सकती हैं? तो वो बोलती है कि प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड के अलावा कोई स्किल? हमारा एमसी कहता है कि मुझे आपकी टीचिंग पर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। आसान फैक्शन के एक स्टूडेंट के रूप में मैं आसान स्वॉर्डमैनशिप का एक उचित प्रदर्शन देखना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, और स्वॉर्ड निकाल के बोलती है मैं तुमको 14 प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड आर्ट दिखाती हूँ। इससे पहले कि मैं तुमको दिखाऊं मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम उस तलवारबाजी स्किल के बारे में कुछ जानते हो? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ मास्टर, 14 प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड स्किल आसान फैक्शन की टेक्निक है जो उनकी 24 प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड स्किल से ली गई है, जिसकी शुरुआत पहले कदम सड़क किनारे प्लम ब्लॉसम से होती है और 14 कदम दूषित प्लम ब्लॉसम पर समाप्त होती है। अरे एमसी से कहती है कि तुम इसे अच्छी तरह जानते हो, ठीक है मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। और वो करने लगती है। तो हमारा एमसी अपने मन में सोचता है मास्टर बिल्कुल सही लग रही है, अधिकतम 9 सेकंड तक, लेकिन 10 सेकंड से और ऐसा लगता है कि वो संघर्ष कर रही है। ऐसा लगता है कि उसमें ज्ञान की नहीं बल्कि कारीगरी की कमी है। और हमें दिखाया जाता है कि थोड़ा मास्टर भी थोड़ा हाफ रही होती है और मास्टर ऐसे ऐसे करके दिखा रही होती है और थक जाती है और कहती है कि ये थी 14 प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड आर्ट, ये मूर्ख मास्टर इसे पूरी तरह से करने में अबल नहीं है। हमारा एमसी भी थोड़ा हौसला देते हुए कहता है कि ये सच नहीं है मास्टर, वो तलवारबाजी तो महानतम मार्शल आर्टिस्ट को भी मार सकती है, लेकिन मास्टर आपका ये बेकार डिसाइपल इसे ठीक से देख नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन क्या आप इसे एक बार इसे थोड़ा धीरे से कर सकती हैं? तो मास्टर कहती है कि अगर ऐसा है तो हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि मेरा प्लान काम कर गया, चाहे वो मार्शल आर्ट हो, तलवारबाजी हो या मानचित्र, जानबूझकर धीमे चलने का कहीं ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हालांकि पास्ट में इसे एक बेहतरीन टेक्निक माना जाता था, लेकिन 14 प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड स्किल के लिए अधिक एकाग्रता की जरूरत होती है। मुझे जैसा शक था बिल्कुल वैसा ही हुआ। 5 एलिमेंट का अनबैलेंस मास्टर ने फल खाया है, इसलिए उनकी जल एनर्जी बाकी सबसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फल ने मास्टर को बचा तो लिया, लेकिन उसके लिए अगले स्टेज तक पहुंचना मुश्किल कर दिया है। 5 एलिमेंट का अनबैलेंस अगले लेवल की मात्र शुरुआत है। यू जोंग मोक एक मेहनती और डिफिकल्ट पर्सन है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि उनकी अत्यधिक मेहनत उनकी एबिलिटी को सीमित कर देती है। कुछ लोग उसकी अत्यधिक गंभीरता से काफी निराश हो जाते हैं। तो फिर ये जोंग मोक को असल में क्या एहसास हुआ? और हम देखते हैं कि मास्टर वहाँ पे बैठ के अपने आप को रिकवर कर रही होती है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि कभी कभी तुमको सब कुछ स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। मैं नहीं बल्कि आपने सिखाया है, ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। कांग्रेचुलेशन मास्टर। फिर हमें एम्परर पैलेस का दिखाया जाता है जहाँ कोई कहता है कि यू जुएंग
स्मॉग अगर वो बच्चा होता तो मुझे पता था कि वो ये कर सकता था। तो कोई कहता है कि मैंने जो सुना है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने न केवल उस कमजोर बॉडी को ठीक किया बल्कि उसमें सुधार भी किया। तो तीसरा कहता है कि सर तो क्यों ना हम एक प्रॉपर एग्जामिनेशन कंडक्ट करें। तो सामने वाला कहता है कि ये एक अच्छा विचार है।